एक बार एक होटल की मैनेजर जिस बुजुर्ग को भिखारी समझकर सबके सामने नीचा दिखा रही थी, असल में वह ना तो भिखारी था और ना ही गरीब, बल्कि इतना अमीर आदमी था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब उसकी सच्चाई सामने आई तो कुछ ऐसा हुआ कि पूरे होटल के होश उड़ गए। सुबह के ठीक 10 बजे शहर के सबसे बड़े होटल 5 सितारा में एक बुजुर्ग व्यक्ति साधारण कपड़े पहने हुए होटल की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था हरिप्रसाद। उनके हाथ में एक पुराना सा थैला था, लेकिन जैसे ही वह होटल के गेट पर पहुंचा, गार्ड के माथे पर तुरंत सिकुड़न आ गई। गार्ड ने सामने आकर बूढ़े व्यक्ति को रोकते हुए कहा, अरे बाबा, आप यहाँ कहाँ आ गए? क्या काम है आपका यहाँ? तभी हरिप्रसाद बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहाँ बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपने साथी से कहा, अरे देखो तो, बाबा कह रहे हैं कि इनकी यहाँ बुकिंग है। गार्ड ने अपने साथी से इतना कहकर फिर हरिप्रसाद से कहा, बाबा देखो, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि यह होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं यहाँ, इसीलिए कोई आम आदमी इसका खर्चा उठाने में सक्षम नहीं हो सकता। इतने में होटल की स्वागतकर्ता मीना सिंह ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नजर हरिप्रसाद पर डाली, सिर से पैरों तक उन्हें देखा और होठों पर हल्की मुस्कान झलक आई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि ताने और निरादर की थी। और तभी मीना ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। यह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। तभी हरिप्रसाद ने उसे सरलता से जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। मीना ने बेफिक्री से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाओ। इतना सुनकर हरिप्रसाद ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। होटल में मौजूद कई अतिथि उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाने आया है। तभी कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहाँ का एक गिलास पानी भी खरीद सके। हरिप्रसाद ने यह सब सुन लिया, फिर भी वे चुप रहे। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर वहीं बैठ गए और थैला जमीन पर रखा, फिर खामोश बैठे रहे। होटल का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। तभी किसी छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, मम्मी या बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? यह तो होटल वाले जैसे नहीं दिखते। अपने बच्चे की इतनी बात सुनकर माँ बोली, बेटा, सब किस्मत की मार है। जब किस्मत साथ ना दे तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा हर किसी की सुननी पड़ती है। इसी बीच मीना फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने साथी से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यहाँ बैठाना भी रिस्क है, इससे होटल की छवि खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद यह खुद ही उठकर चला जाएगा। हरिप्रसाद यह सब सुन रहे थे, पर वह एक शब्द ना कह सके। वह सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वह यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते तो कभी स्वागतकर्ता की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरिप्रसाद ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने स्वागतकर्ता की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर साहब को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। मीना ने मन ही मन सोचा, अब इस बुढ़े को मैनेजर से भी मिलना है। फिर मीना ने अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल मैनेजर राकेश खन्ना को कॉल लगाया और उनसे कहा, सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। राकेश ने दूर से हरिप्रसाद को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा,
क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। मीना ने वही आदेश सुनाया और हरिप्रसाद को और थोड़ी देर बैठने का हुक्म दे दिया। तभी हरिप्रसाद ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था, मानो कह रहे हो, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। होटल में हरिप्रसाद अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इसी बीच स्वागतकर्ता मीना सिंह दोबारा उनके पास आई। उसने रूखी आवाज में कहा, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। हरिप्रसाद ने खुश होकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी समय होटल का मैनेजर राकेश खन्ना अपने कमरे में बैठा हुआ किसी विदेशी व्यक्ति से फोन पर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। फोन रखते ही स्वागतकर्ता मीना का दोबारा कॉल आया। तभी कॉल पर मीना ने कहा, हेलो सर, वो बुजुर्ग व्यक्ति अभी भी होटल में बैठा है, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। बैठा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद ही चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी वहां एक छोटा कर्मचारी आया। नाम था अमित वर्मा। वह होटल का बेल बॉय था। उसने हरिप्रसाद को देखा। होटल में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अमित की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास आकर बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? हरिप्रसाद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, पर लगता है वह बिजी हैं। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। हरिप्रसाद ने सिर हिलाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें सुखी रखे। बाबा की इतनी बात सुनकर अमित तेज कदमों से मैनेजर के कमरे की ओर गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने प्रणाम किया और अंदर चला गया। राकेश खन्ना ने इशारे से पूछा, क्या बात है? अमित ने आदर से कहा, सर, होटल में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। अमित के मुंह से इतना सुनकर राकेश ने भौहें चढ़ाई और धीमी आवाज में बोला, अमित, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों से दूर रहो। वह कोई गेस्ट नहीं है, शायद भूला भटका कोई आया है। तभी अमित ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। इतने में विक्रम हंस पड़ा। अरे जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ कितने करोड़ का कारोबार होता है और तुम मुझे ऐसे गरीब बाबा से मिलवाना चाहते हो? अमित चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े पद पर बैठने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए? अमित इतना सोच ही रहा था, तभी राकेश सख्त आवाज में बोला, अमित, तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अमित ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। बाहर आते ही उसने हरिप्रसाद की ओर देखा। उनकी आंखों में धीरज अब भी था। अमित उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने प्रयास किया, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। हरिप्रसाद ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने प्रयास तो किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अमित की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब सी ताकत छिपी थी। होटल का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। लोगों के ताने और ठहाके, हरिप्रसाद की खामोशी और अमित की बेचैनी सब मिलकर एक अजीब तस्वीर बना रहे थे। करीब 2 घंटे बीत चुके थे। हरिप्रसाद अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए।
होटल की घड़ी ने 12:50 बजाए। हरिप्रसाद अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपना थैला उठाया और थैला कंधे पर टांगा। उसके बाद स्वागतकर्ता की तरफ बढ़ गए। होटल में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने मारे। देखो देखो बाबा अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। स्वागतकर्ता खड़ी मीना सिंह ने उन्हें आते देखा। तभी उसने झुंझलाकर कहा, बाबा, आपको कहा था ना कि आप इंतजार कीजिए, मैनेजर अभी व्यस्त हैं। हरिप्रसाद ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर हरिप्रसाद सीधा मैनेजर राकेश खन्ना के कमरे की ओर बढ़े। होटल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी तरफ टिक गई। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही हरिप्रसाद ने कमरे का दरवाजा खोला, राकेश अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने भी चिढ़ते हुए कहा, हाँ बाबा, बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? मेरे से क्या काम है आपको? हरिप्रसाद ने धीरे से थैला खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। राकेश ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने कहा, बाबा, जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते हैं तो उसका बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार होता है। मुझे आपके जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। ये होटल आपके बस का नहीं है। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। हरिप्रसाद ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? एक बार इन कागजों को देख तो लो। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। राकेश कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसते हुए बोला, बाबा, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूँ। लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूँ कि किसकी क्या औकात है। आपकी शक्ल कहती है आपके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर होटल में बैठे कुछ लोग भी हंसने लगे। हरिप्रसाद ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। तभी पीछे बैठे लोग फुसफुसाए, उस मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। लोगों की ऐसी बातें सुनते हुए हरिप्रसाद होटल से बाहर निकल गए। उनकी धीमी चाल और झुकी हुई कमर ने पूरे स्टाफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। लेकिन राकेश अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर गर्व और तिरस्कार का मिला-जुला भाव था। इसी बीच बेल बॉय अमित वर्मा उस लिफाफे की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और चुपचाप अपने सर्वर कंप्यूटर की ओर चला गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने लॉग इन किया और फाइलें खोलना शुरू किया। लिफाफे में लिखी डिटेल्स के आधार पर उसने होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने अमित को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रिकॉर्ड में साफ लिखा था, हरिप्रसाद होटल के 70% शेयर होल्डर संस्थापक सदस्य। अमित की सांसें तेज हो गई। उसने फौरन प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली। कागज हाथ में लिए वह भागता हुआ मैनेजर के कमरे में पहुंचा। अंदर राकेश अब भी किसी व्यक्ति से फोन पर बात कर रहा था। फिर भी अमित ने धीरे से कहा, सर, यह रिपोर्ट देखिए। यह वही बुजुर्ग हैं जो यहां आए थे। ये हमारे होटल के असली मालिक हैं। राकेश ने फोन रखते हुए अमित की तरफ देखा और भौहें चढ़ा ली। अमित, तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे ऐसे लोगों की रिपोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं है। यह सब फालतू बातें हैं। अमित ने फिर कोशिश की। लेकिन सर, यह रिपोर्ट साफ बताती है कि हरिप्रसाद हमारे होटल के मालिक हैं।
अगर हमसे कोई गलती हो गई है। इतने में ही राकेश ने बीच में ही बात काट दी। उसने रिपोर्ट को अपनी तरफ सरकाकर देखा, फिर बिना पढ़े ही उसे वापस अमित की ओर धकेल दिया। उसकी आवाज में अहंकार पहले से और ज्यादा था। उसने कहा, मुझे ये सब बकवास नहीं चाहिए। तुमसे मैंने कहा है ना, अपना काम करो। ये होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी पुराने बाबा की दान दक्षिणा से नहीं। इतना सुनकर अमित हैरान रह गया। उसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वह रिपोर्ट हाथ में लेकर वापस निकल गया। बाहर आते ही उसने हरिप्रसाद को याद किया। उनकी आंखों की गहराई, उनका धैर्य। उसे लगा यह मामला अब सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है, ये इंसानियत की परीक्षा है। धीरे धीरे शाम होने लगी। गेस्ट अपने अपने कमरों में चले गए, स्टाफ अपने काम में लग गया, लेकिन अमित के दिल में हलचल बढ़ती गई। उसे यकीन था कल का दिन इस होटल की तस्वीर बदल देगा। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। होटल के हर कोने में हलचल थी। स्टाफ आपस में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। तभी किसी ने कहा, कल जो बाबा आए थे, शायद उनके बारे में कोई बड़ी बात है। तभी दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, सुना है वह होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं। खबर धीरे धीरे पूरे होटल में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। सबके मन में सवाल था, क्या सच में वह बुजुर्ग इस आलीशान होटल के मालिक हो सकते हैं? 11:40 होते ही होटल का माहौल अचानक बदल गया। होटल के मुख्य द्वार से वही साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग हरिप्रसाद अंदर आए, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक सूट बूट पहना अधिकारी था, जिसके हाथ में काले रंग का सूटकेस था। सभी की नजरें एक ही पल में उसी दिशा में टिक गईं। गार्ड, स्वागत करता, वेटर सब सन्नाटे में खड़े रह गए। कल जिन्हें सबने अनदेखा किया था, आज वही शख्स होटल में किसी सम्राट की तरह प्रवेश कर रहा था। हरिप्रसाद ने सीधे हाथ से इशारा किया, मैनेजर को बुलाओ। आवाज में अब कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि एक आदेश की कठोरता थी। थोड़ी ही देर में राकेश खन्ना बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। वह आधा मुस्कुराकर बोला, जी बोलिए बाबा, तुम आज फिर आ गए। हरिप्रसाद ने उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, राकेश खन्ना, मैंने कल ही कहा था तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वह दिन आ गया है। राकेश हक्का बक्का रह गया। उसने हंसी में बात टालने की कोशिश की। हरिप्रसाद के साथ आए अधिकारी ने सूटकेस खोला, उसमें से मोटी फाइल निकाली और सबके सामने टेबल पर रख दी। और फिर उसने जोर से कहा, ये डॉक्यूमेंट्स साफ बताते हैं इस होटल के 70% शेयर हरिप्रसाद के नाम पर हैं। असली मालिक वही हैं। पूरा स्टाफ चौंक गया। मीना सिंह के हाथ कांपने लगे। होटल में मौजूद गेस्ट्स ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, यह तो सच में मालिक हैं। हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हरिप्रसाद की आवाज में अब तेज और दृढ़ता थी। राकेश खन्ना, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह अब अमित वर्मा इस पद को संभालेगा। राकेश गुस्से से कांपते हुए बोला, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? ये होटल मैं सालों से चला रहा हूँ। हरिप्रसाद गरजते हुए बोले, यह होटल मैंने बनाया है। इसकी नींव मेरी मेहनत से रखी गई थी। मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं, पर दंड स्वरूप तुम्हें फील्ड का काम दिया जा रहा है। अब वही काम करो जो तुमने दूसरों से करवाया है। हरिप्रसाद ने अमित को अपने पास बुलाया और तभी उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है, इसलिए तुम इस पद के हकदार हो। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। वह भावुक होकर बोला, मालिक साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। हरिप्रसाद मुस्कुराए। यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा। अमित से इतना कहकर फिर उन्होंने स्वागतकर्ता मीना सिंह की ओर देखा। उनकी नजर इतनी कठोर थी कि मीना कांप गई। तभी हरिप्रसाद बोले, मीना,
तुम्हारी यह गलती पहली है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना, इस होटल में कभी किसी को उसके कपड़ों से जज मत करना, क्योंकि हर इंसान की इज्जत बराबर है। मीना ने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। हरिप्रसाद ने चारों तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब लोग, यह होटल सिर्फ अमीरों का नहीं है। यहाँ इंसानियत ही असली पहचान होगी। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा वह इस जगह पर रहने लायक नहीं होगा। होटल में मौजूद गेस्ट्स ने जोरदार तालियां बजाई। हर कोई हरिप्रसाद को सम्मान की नजरों से देख रहा था। जो कल तक उन्हें भिखारी समझ रहे थे, आज वही उनके आगे झुक गए। हरिप्रसाद ने अंत में कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। इतना कहकर वह अधिकारी के साथ होटल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और गेस्ट्स देर तक उनकी ओर देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे, मालिक ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को उनकी इंसानियत से पहचाने, ना कि उनके कपड़ों से। उस दिन के बाद होटल का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टाफ के कर्मचारी अब हर गेस्ट के साथ सम्मान से बात करते। लोग कहते, गंगा प्रसाद ने सिर्फ होटल नहीं बनाया, बल्कि सच्चाई और इंसानियत की नींव भी रखी।